जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आपको पता है कि हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी की एक सीरीज जो है वो कवर अप कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कमलाक्ष झा ऑफिशियल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। वहां पर प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की कंप्लीट। अच्छा, अब इसमें हम लोग सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर को कवर अप करेंगे। और हमने आपके लिए चीजें इतनी आसान कर दी है कि जैसे कि आप चैप्टर जब लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको जो है वो काफी डिफिकल्टीज आएंगी, बट हमने उस डिफिकल्टी को कैसे आपके लिए आसान कर दिया कि हमने टॉपिक को जो है वो आपके लिए तोड़ दिया है। बिल्कुल उसको सब टॉपिक्स में अरेंज कर दिया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको मेंस का कोई आंसर किसी सब टॉपिक से रिलेटेड लिखना है तो आपको सिर्फ हमारे इंडेक्स को देखना है और इंडेक्स में पेज नंबर को देखना है और जाकर उस टॉपिक को कवर अप कर लेना। और उससे रिलेटेड अगर आपको फैक्ट्स भी ढूंढने तो आपको पूरे के पूरे हमारे इंडेक्स, चैप्टर वाइज इंडेक्स के थ्रू पूरी चीज मिल जाएगी। तो देखो, जनरली इंडेक्स जो होता है वो बुक के स्टार्टिंग में होता है, बट हमने हर एक चैप्टर के अंदर प्रॉपर इंडेक्स आपके लिए तैयार किया है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हम आसान कर दें। और इतनी इजी तरीके से पूरे नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं कि सिर्फ आपको पीडीएफ को रिवाइज करना है इस लेक्चर को देखने के बाद। तो फटाफट इतनी हम मेहनत करें तो लाइक का बटन जरूर हिट करें। कम से कम 1 लाख से ज्यादा व्यूज है वो अचीव करने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो लाइक का बटन हिट करो जिससे कि यूट्यूब जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे इस वीडियो को। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे करके प्रोवाइड कर दी जाएगी, अगर आपको ज्वाइन करना है एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को तो। और यहाँ पर सिर्फ इसकी पीडीएफ्स नहीं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की पीडीएफ्स नहीं, बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी चीज हम कवर अप कराते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, सब कुछ हम वहां पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर करवा के। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं आज के इस लेक्चर में, जो एक एक करके हम डिटेल में जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से बिना समय वेस्ट किए। तो देखिए, हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में और इसके महत्व को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल गाइस कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव को एक्सप्रेस करता है। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से शॉर्ट में समझना है तो प्रियम्बल उसकी प्रॉपर जानकारी देता है। ये एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद करता है। तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो प्रियम्बल के महत्व की अगर हम चर्चा करें गाइस, तो प्रियम्बल का महत्व यह है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज को कंसाइज समरी है। कोर वैल्यूज की कंसाइज समरी, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है हमारे संविधान के अंदर, उसकी प्रॉपर समरी है ये। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की समरी क्या है, तो अगर ऑप्शन में प्रियम्बल है तो वो करेक्ट आंसर होगा। अब इसको पढ़ के हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पर आधारित है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो है वो हम लोग चर्चा करें। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, ये आपको जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मिलेंगे और प्रियम्बल के अंदर मिलेंगे। तो सुनो, सबसे पहले तो सॉवरेन की एक बेसिक सा आइडिया दूं मैं आपको, और डिटेल में भी हम कवर अप करेंगे आने वाले चैप्टर्स में और इस चैप्टर में भी। तो सॉवरेन, इसका मतलब है हमारा देश अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी और देश के कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब होता है सॉवरेन, यानी कि संप्रभुता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। सोशलिस्ट, ये टर्म इस बात को दर्शाता है कि हमारा देश सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रमोट करता है, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को हम प्रमोट करते हैं। तीसरा टर्म है सेक्युलर। इसका मतलब है कि हमारा देश किसी भी धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्मों को एक बराबर का सम्मान जो है वो दिया जाता है। चौथा टर्म है डेमोक्रेटिक। ये टर्म दर्शाता है कि हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है जहां लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। तो डेमोक्रेटिक, जहां पर इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिससे कि लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधित्व जो है वो लोगों के लिए काम करे। पांचवा टर्म है रिपब्लिक। इसका मतलब है देश का हेड इलेक्टेड होता है, ना किसी रॉयल फैमिली से आता है। इसका मतलब होता है रिपब्लिक, मतलब देश का हेड जो है वो इलेक्टेड है, किसी रॉयल फैमिली से उठाकर हमने किसी हेड को नहीं रखा है, तो इसलिए रिपब्लिक कहते हैं। जस्टिस, यहां पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है, जिससे सभी को बराबर का हक हक मिले। लिबर्टी, इसका मतलब है सोचने,
व्यक्त करने और अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी यानी कि प्रॉपर फ्रीडम। आठवां टर्म है इक्वलिटी। यहां पर स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बराबरी की बात होती है कि सभी लोग इक्वल हैं, एक समान है। और फ्रेटर्निटी, इसका मतलब है सभी लोगों के बीच एकता और डिग्निटी का सम्मान होना चाहिए। तो ये टर्म्स हमारे प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जिससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सुनो, सबसे पहला फेडरल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। हमारे यहां पर तीन प्रकार की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको आने वाले चैप्टर्स में 7 शेड्यूल के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। यूनियन लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट, इसमें लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है जैसे पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जहां यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकें। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो मान्य होगा। तो ये फैक्ट्स आप थोड़े से ध्यान में जो है वो रखिएगा। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे कि इंपॉर्टेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या है, सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आ जाता है। सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, तो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहां, जिसको मैंने देखो नोट्स के फॉर्म में आपको कितने अच्छी तरीके से बताया हुआ है, जो आप मेंस का आंसर भी लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगा। दूसरा हमारा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। एग्जीक्यूटिव है इसमें और लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल पावर रखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव कौन लोग हैं? जो कानून बनता है उसको लागू करने वाले लोग, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग। और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट मेन बॉडी है, सबसे ऊपर की बॉडी जो कानून बनाएगी। इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। अगर बात की जा रही है कि पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। जनरली लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीन अथॉरिटी शामिल होती हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर्स को सेपरेट करता है, ताकि पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ना हो, मतलब कि पावर किसी एक अथॉरिटी के हाथ में ना जाए, इसलिए ये डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है चेक और बैलेंस मेंटेन करने के लिए, यानी कि एक दूसरी अथॉरिटी को चेक करने के लिए कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है और जुडिशरी कानून को रिव्यू करती है कि पार्लियामेंट ने सही कानून बनाया कि नहीं बनाया। और इवन एग्जीक्यूटिव्स को भी जो है वो जुडिशरी के थ्रू जो है वो क्रॉस चेक किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन को फंडामेंटल राइट देता है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये याद करना है ये चीज आपको। ये अधिकार इंडिविजुअल्स को आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि स्टेट जो है वो मनमानी चीजें सिटीजन्स के ऊपर ना थोपे, तो उससे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी डिग्निटी और लिबर्टी को इंश्योर करते हैं कि सभी सिटीजन जो है वो डिग्निफाइड लाइफ जिए, आत्मसम्मान के साथ जो है वो जिए, और सभी को सभी चीजों की आजादी है, बट विथ रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं है, 100% नहीं है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है, जो आगे चल के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक और काफी इंपॉर्टेंट हमारे यहां पर एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नॉन जस्टिसेबल प्रिंसिपल है जो स्टेट को कानून और पॉलिसीज बनाते वक्त गाइड करता है। नॉन जस्टिसेबल प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि आप अगर गवर्नमेंट जो है वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो आप उसको जाकर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, राइट। बट हाँ, गवर्नमेंट ने अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया तो आप डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हो। अब डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर स्टैब्लिश करना बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्वलिटी, कि गवर्नमेंट जो भी काम करे सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए काम करे, और इवन इकोनॉमी को भी, अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए काम करे, कि सभी को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट मिले, कोई पीछे ना रह जाए। एग्जाम्पल है जैसे कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सभी को आजीविका जीने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। सरकार करती है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वेरियस प्लान्स बनाती है, वेरियस स्कीम्स लेकर आती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को प्रमोट करती है।
एजुकेशन सबको मिले, हेल्थ सबको मिले। इसलिए अभी देखो आयुष्मान भारत स्कीम कितनी बढ़िया स्कीम जो है वो सरकार लेकर आई। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार वेरियस इनिशिएटिव जो है वो लेकर आती है। यस, जो आपको करंट अफेयर्स में लगातार मिलते रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। राइट। अब आगे की जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। होपफुली आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोगों ने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा है एक प्रकार से। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को करीब 30 से 35 पेजेस के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया है। मतलब हम आपको एक ऐसी फाइल, पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराएंगे जिसमें 35 पेजेस के अंदर, मात्र 35 पेजेस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर्ड है। तो अगर वो फाइल आपको चाहिए तो सबसे पहले तो आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के मेंबर होने चाहिए, तभी वो फाइल आपको मिलेगी। और अगर आप लेक्चर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तभी मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर वो फाइल हमने शेयर ही नहीं करी है। क्योंकि हम चाहते हैं जो पढ़ रहा है, हमारे लेक्चर सुन रहा है, सिर्फ उसको इस फाइल का बेनिफिट मिले। तो अब ये फाइल आपको कैसे मिलेगी? तो अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो आप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर। आप व्हाट्सएप पर जो है वो लिखिए पॉलिटी जड़ी बूटी। तो वो पॉलिटी की जड़ी बूटी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मात्र 35-36 पेजेस में कंप्लीटेड है, हर एक शेड्यूल, हर एक चैप्टर के साथ। तो जो कि आपके रिवीजन में, आपको क्विक रिवीजन में आपको काफी हेल्प करेगा। राइट। तो सभी लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठाइए। और अभी तक चेक कर लो, लाइक का बटन हिट नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करो। 1 लाख व्यूज पहुंचाना है इस वीडियो को। तो अब आपने पूरे फीचर तो समझ ही लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अब हम इसी पर ही आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो ये फीचर जो है वो हमें समझने में मदद करता है कि देश कैसे चलता है और इसकी क्या खासियत है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर स्टेट का मतलब है सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती और ना ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करती है। ये सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देती है और सभी नागरिकों को धर्म की आजादी देती है। तो ये है सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट की देखो कितनी बढ़िया तरीके से हमने आपको मीनिंग दे दी है, जो आप मेंस में उपयोग कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारा जुडिशियल सिस्टम एक हिरार्कियल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट हर स्टेट में, और फिर आती है सबॉर्डिनेट कोर्ट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। राइट। और इसका काम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, रूल ऑफ लॉ को लागू करना है, और जितने भी विवाद होते हैं उस पर न्याय प्रोवाइड कराना है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी हम प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जानकारी देता है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गाइस पता है आपको, इमरजेंसी प्रोविजंस है। 3 तरह की इमरजेंसी प्रोविजन है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि हमने यूपीएससी के टॉप 500 टॉपिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर देख लो। इवन एनसीईआरटी की भी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो रेडी है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट जो है वो देखिए अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है तो। क्योंकि इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल जो है हमारा कमलाक्ष ऑफिशियल, उस पर हम प्रॉपर तरीके से आपकी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो लाभ उठाओ और अच्छे से तैयारी करो। तो देखो, मैंने आपको बताया 3 प्रकार की इमरजेंसी है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पर इन तीनों इमरजेंसीज के आर्टिकल्स बता सकते हैं? स्पेशली वो स्टूडेंट जो रेगुलरली मेरे साथ बने हुए हैं, जो करंट अफेयर्स को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं। और ये इमरजेंसीज तब लगाई जाती हैं जब देश में युद्ध हो रहा हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रेबिलियन हो, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इमरजेंसीज कब कब इंपोज जो है वो की जाती है, तो ये 4 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा। ये चीज कई बार प्रीलिम्स में पूछ ली जा सकती है। इन इमरजेंसीज के दौरान कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं और पावर्स का फेडरल बैलेंस सेंटर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मतलब कि पूरी पावर फिर केंद्र सरकार अपने हाथ में जो है वो ले लेती है सिचुएशन को संभालने के लिए। तो मतलब कि इमरजेंसी के समय पर बिना संविधान को अमेंड किए, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, इमरजेंसी के समय पर बिना संविधान को अमेंड किए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इवन कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, कुछ रीजन जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, जो उनकी यूनिक हिस्टोरिकल, कल्चरल और ज्योग्राफिकल सर्कमस्टांसेस को रिकॉग्नाइज करता है। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो अब हटा दिया जा चुका है। क्या मुझे बता सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कब हटा, कौन से ईयर में?
कमेंट बॉक्स पे लिखकर, क्योंकि करंट अफेयर से एसोसिएटेड ये टॉपिक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि वहां पर ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमने जो है वो रखे हुए हैं, जो आगे आने वाली क्लासेस में आपको मैं डिटेल में जो है वो पढ़ाऊंगा। फिर इसके अलावा अमेंडमेंट प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, संविधान को संशोधित करने के लिए एक प्रोसेस है, एक स्पेशल मेजोरिटी से होता है ये। पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग होते हैं, और हर हाउस की टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इस पर भी मैंने आपको हमारा यूपीएससी टॉप 500 टॉपिक्स का जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो संविधान को अमेंड करने की पूरी प्रोसीजर डिटेल में अलग से एक वीडियो में दी गई है। अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, बाकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा ये वाला टॉपिक इन फ्यूचर। तो संविधान का एक और सेलिएंट फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम हमारा संविधान के अंदर अमेंड करने की शक्ति, और यही अमेंड करने की शक्ति संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बनाती है। पता है आपको? तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समय समय पर उसको चेंज किया जा सकता है, समय के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर स्टेबिलिटी और चेंजिंग नीड्स के बीच में एक बैलेंस बनाता है। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि काफी सारी आलोचनाएं भी होती हैं हमारे संविधान की, तो क्या आलोचना है, इससे रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। हमारा संविधान सबसे लंबा, दुनिया में सबसे बड़ा और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसे इंटरप्रेट और अमेंड करने में मुश्किल बना देती है, यानी कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण से इसके अमेंडमेंट में थोड़ी रुकावटें देखने को मिलती है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया। डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को हाईलाइट करता है, लेकिन ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इससे इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर सवाल उठता है। तीसरा, सेंटर को एक्सेसिव पावर जो है वो दे रखी है। क्रिटिक्स कहते हैं कि संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देता है, जो फेडरलिज्म की स्पिरिट को कमजोर करता है। चौथा, एक आलोचना संविधान की हमारी होती है इसकी इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन का मिसयूज पोटेंशियल ऑथोरिटेरियनिज्म और फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस की तरफ जो है वो ले जा सकता है, जैसे कि 1975-77 की इमरजेंसी में देखा गया। तो इमरजेंसी प्रोविजन में कहीं ना कहीं लोगों के जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो छीन लिए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो पावरफुल पॉलिटिशियंस वगैरह जो होते हैं उनको बेसिकली एक ऑथोरिटेरियनिज्म की तरह जो है वो ट्रीट करता है। तो डेमोक्रेसी को सप्रेस करता है एक प्रकार से। तो ये भी इसकी आलोचना की जाती है इमरजेंसी प्रोविजन की। फिर आती है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम पर बहस चली रही है, आप जानते ही हैं। आलोचक कहते हैं कि ये कास्ट बेस्ड डिवीजन को और ज्यादा बढ़ाता है, जबकि सपोर्टर्स इसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए जरूरी मानते हैं कि रिजर्वेशन जरूरी है क्योंकि पिछड़े वर्ग को फायदा मिले। बट कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन लोगों के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करता है। फिर छठा, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट पर अलग अलग आलोचकों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट नहीं है, और कुछ पॉलिसीज पर्टिकुलरली रिलीजियस कम्युनिटीज को ही फेवर करती हैं। तो ऐसा अक्सर कई बार देखा भी गया है, आपने देखा ही होगा। कई बार पॉलिटिशियंस खुद जो है वो कुछ ऐसे रिलीजियस स्टेटमेंट जो है वो पास कर देते हैं, जो कि हमारी कंट्री को एक सेक्युलर कंट्री कहने में एक डाउट में डाल देता है। नेक्स्ट, सोशल और इकोनॉमिक इक्विटी का इंपैक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का एम है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस स्टैब्लिश करना, कि सभी को सामाजिक न्याय मिले, इकोनॉमिकली भी सभी लोग इक्वल रहें, राइट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये असली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को फैसिलिटेट नहीं कर पाया है। इसीलिए तो गरीबी जो संविधान बनाते समय थी, जो हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स में पढ़ा कि सबसे बड़े चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये थे, उनमें से एक था कि गरीबी बहुत ज्यादा है देश में। तो अभी भी है गरीबी बहुत ज्यादा, ऐसा तो कोई सिनेरियो चेंज हुआ नहीं है। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी तो अभी तक अचीव नहीं कर पाए, तो इसीलिए भी आलोचनाएं जो है वो संविधान की जाती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। जुडिशरी का रोल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और लागू करने में डिबेट्स को जन्म देता है, बहस को जन्म देता है। कुछ लोग इसे गवर्नमेंट के दूसरी ब्रांचेस पर चेक मानते हैं, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच की तरफ ले जा सकता है। मतलब कई बार आप देखते होंगे कि जुडिशरी अपना काम छोड़कर सिर्फ सरकार को गाइड करने लगती कि यार ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो।
जो सरकार के जो काम है, जो काम एक्चुअली में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, तो वो काम कई बार जुडिशरी जो है वो करती है, या कई बार जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर बंधन जो है वो क्रिएट करती है, रेदर देन जो उसका मेन काम है न्याय प्रोवाइड कराना, उसकी जगह। यानी कि कंट्री के अंदर लॉ लॉ एंड ऑर्डर जब डिस्टर्ब हो रहा है तो उस बीच जब भी विवाद होते हैं तो उसको सॉल्व करने की जगह जुडिशरी ज्यादा एक्टिविज्म पर फोकस करती है। तो इससे रिलेटेड मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ सेलियंट फीचर्स और क्रिटिसिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये सब चीजें हमें समझने में मदद करती हैं कि हमारा देश कैसे चलता है और हमें क्या अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल चैप्टर। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छी समझ में आएगी। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टोटल 10, और साथ ही साथ आपको 5 मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स मेरे देखे होंगे, तो लेक्चर्स में मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए आपके सामने ही क्वेश्चन जो है वो दिखाए थे कि ऐसे हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, राइट। तो आपने शायद देखा होगा पुराने लेक्चर्स में। बट अभी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और हमारी प्रैक्टिस जो है वो हम लोग कंडक्ट करवाएंगे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के अंदर। वहां पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी एक सेपरेट, जिस पीडीएफ में आपको जो है वो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और साथ ही साथ आपको मेंस के 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगे। तो होपफुली मेरे द्वारा पढ़ाई गई पूरी चीजें आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी और पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक का बटन हिट करो, शेयर करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।